इन दिनों स्टीफन हॉकिंस जैसे सम्मानित भौतिकविदों को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन क्या ये पहले से ही हुआ है? इन लोगों का कहना है कि ये हैं 10 लोग जिन्होंने दावा किया है कि वे एक समय यात्री हैं। 2000 के अंत में साल 2036 से अमेरिकी सैनिक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के इंटरनेट पर पोस्ट दिखाई देने लगे। जॉन टिटो, जैसा कि उसने खुद को फोन किया था, 1975 में वापस आ गया था। 1987 में जेवी सब अर्बन में स्वाभाविक रूप से स्थापित एक उपकरण का उपयोग करते हुए दुनिया को नष्ट करने के लिए किस्मत में एक कंप्यूटर वायरस से लड़ने के लिए IBM 5100 कंप्यूटर प्राप्त करे। टिटोर ने संघर्षों से घिरे दुनिया में संकेत दिया। 2015 में रूसी परमाणु हमले की एक श्रृंखला में समापन, जो लगभग 3 अरब लोगों को मार डालेगा। 2001 में ट्विटर के पद अचानक बंद हो गए, लेकिन टिटोरोमेनिया जारी रहा। 2003 में जॉन टिटर और टाइम ट्रेवल स्टेल के शीर्षक के तहत टिटर के 151 संदेश बोर्ड पदों का एक सीमित संस्करण जारी किया गया था। हालांकि अब प्रिंट में नहीं है, फिर भी एक आंख की पॉपिंग $1775 के लिए एक नई प्रति खरीद सकता है या एक अधिक मामूली $150 पर उपयोग किया जा सकता है। पुस्तक फ्लोरिडा एंटरटेनमेंट अटॉर्नी लॉरेंस हैबर द्वारा संचालित एक लाभकारी निगम जॉन टिटर फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। फाउंडेशन टिटोर की सैन्य इकाई फाइटिंग डायमंडबैक, जो ओविड से एक उदाहरण के साथ उत्कीर्ण है, टेम्पोरम एडेक्स रेरम, जिसका अर्थ है समय सभी चीजों को नष्ट कर देता है, सिवाय ये प्रतीत होता है कि जॉन टिटोर का मिथक। फादर पेलेग्रिनो एक बेनेडिक्ट भिक्षु थे और पुरातन संगीत पर सम्मानित अधिकारी थे। उन्होंने ये दावा करने का भी दावा किया कि एक टीम के हिस्से के रूप में, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एर्निको फर्मी और जर्मन रॉकेट वैज्ञानिक वर्नर वॉन ब्रॉन शामिल थे। क्रोनोविजर, जो एक ऐसा उपकरण था जो एक टेलीविजन की तरह दिखता था लेकिन घटनाओं से धुन कर सकता था। भूतकाल। एर्नेटी के अनुसार उन्होंने अंतिम समर्थक और मसीह के क्रूस पर चढ़ने के साथ साथ नेपोलियन और सिसेरो का भी अवलोकन किया था। बाद में टीम ने स्वेच्छा से डिवाइस को नष्ट कर दिया था, क्योंकि इसके गलत हाथों में जाने की वजह से ये दुनिया की सबसे खतरनाक तानाशाही हो सकती थी। ये नॉस्ट्रेडेमस द्वारा प्रेरित किया गया था, जिन्होंने डिवाइस की संभावनाओं से व्यक्तिगत रूप से संबंधित था। जब साक्ष्य के लिए दबाया गया तो एर्नेटी ने क्रोनोवाइजर के माध्यम से कथित तौर पर क्रूज पर मसीह की एक तस्वीर का उत्पादन किया। क्लैथ वलेरा द्वारा एक नक्काशी के लिए फोटो की समानता के बाद देखा गया था। हालांकि फोटो को स्वीकार करने के लिए एर्नेटी को एक नकली था, फिर भी एर्नेटी ने जोर देकर कहा कि क्रोनोविजर असली था। 1935 में सर विक्टर नाम के ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्स के एक विंग कमांडर ने सप्ताहांत के अवकाश पर स्कॉटलैंड से इंग्लैंड के लिए अपना ओपन कॉकपिट बाइप्लेन उड़ाया। रास्ते में वो एडिनबर्ग के पास ड्रीम एयरफील्ड के ऊपर से गुजरे, जिसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। टरमैक और 4 हैंगर अव्यवस्थित थे और कांटेदार तारों ने खेत को चरने वाले कई चरागाहों में विभाजित कर दिया था। एक दिन बाद घर लौटते हुए गोडार्ट एक हिंसक तूफान में भाग गया और अपने विमान का नियंत्रण खो दिया। जब वो अंत में एक नीचे की ओर सर्पिल को बरामद हुआ, जो कि उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप होना चाहिए था, वो एक पत्थर के समुद्र तट से सिर्फ कई फीट ऊपर था। गोडार्ड बारिश और कोहरे के माध्यम से वापस उड़ गया। आकाश अचानक धूप से भर गया। उसके नीचे ड्रीम एयरफील्ड था, केवल खेत गायब हो गया था और हैंगर अब नहीं थे। बहाल टरमैक के अंत में 4 चमकीले पीले रंग के प्लेन खड़े थे, जो एक अपरिचित मनुप्लेन थे। ये नीले चौगा में यांत्रिकी से घेरे थे। गोडार्ड के लिए उल्लेखनीय है क्योंकि RAF यांत्रिकी ने कभी भूरा पहना था। गोडार्ड को RAF के संस्थापकों में से एक माना जाता था। बस कुछ संदेह का सुझाव देते हुए वो अपने स्थान के बारे में भ्रमित था, या उसने समय के आगे की यात्रा की थी। गोडार्ड का 1987 में निधन हो गया। निश्चित रूप से इसलिए हम कभी सच्चाई नहीं जान सकते, जब तक निश्चित रूप से वो हमें बताने के लिए अतीत से लौटता है। 1943 के पतन में USA एल्ड्रिस को कथित रूप से अदृश्य बना दिया गया था और पेंसिल्वेनिया से वर्जीनिया में एक घटना में टेलीपोर्ट किया गया था, जिसे फिलाडेल्फिया प्रयोग के रूप में जाना जाता है।
बेशक ये घटना कभी घटित नहीं हुई, लेकिन एल्फ्रेड बेलेके को एल्ड्रिस के प्रतिष्ठित अकेला जीवित बच्चे के रूप में कुख्याति हासिल करने से नहीं रोका गया। उनकी यादों को दफन किया गया था जब तक कि उन्होंने 1988 में फिल्म द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नहीं देखा था। उस समय उन्हें याद था कि वो 1916 में एड कैमरून के रूप में पैदा हुए थे। कैमरन के रूप में उन्हें 1940 में एक कथित नौसेना परियोजना प्रोजेक्ट इंद्रधनुष के लिए भर्ती किया गया था, जिसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि जहाजों को अदृश्य कैसे बनाया जाए। पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होने के कारण काले ऑप्स सैनिकों ने बाद में कैमरन को पेंटागन में एक पोर्टल के माध्यम से अल्फा सेंटोरी वैन में भेजा, जहां एलियंस ने उनसे पूछताछ की और फिर 1927 में 1 वर्षीय अल बेलेके में शारीरिक रूप से पछताए। बाद में मोटेक परियोजना के लिए मन के नियंत्रण के निदेशक बन गए, जिनके सदस्य ने 80 के दशक में एक समय भंवर के माध्यम से यात्रा की और विभिन्न युद्धों के परिणाम को बदल दिया। जब वे अपने समय पर लौट आए तो वे तय करेंगे कि क्या उन्होंने चीजों को बेहतर के लिए बदल दिया है। यदि नहीं तो वे बस यथास्थिति बहाल करेंगे। 30 अगस्त 2006 को 36 वर्षीय हॉकन नॉर्डक्विस्ट अपनी रसोई के फर्श पर पानी के पूलिंग का पता लगाने के लिए घर आए। इस एक रिसाव मानते हुए उसने अपने उपकरण इकट्ठा किए और सिंक के नीचे क्रॉल किया, लेकिन पाइप तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने समझाया कि आगे क्या हुआ। मुझे कैबिनेट के अंदर रेंगना पड़ा और जैसा मैंने किया मुझे पता चला कि ये अभी भी जारी है, इसलिए मैं आगे और आगे कैबिन में रेंगता रहा। सुरंग के अंत में मैंने एक प्रकाश देखा और जब मैं वहाँ गया मुझे एहसास हुआ कि मैं भविष्य में था। वर्ष 2042 सटीक होने के लिए जो है, या बल्कि जब वर्षीय स्वयं से 72 नॉर्डक्विस्ट ने अपनी मुलाकात की। अपने आश्चर्य के लिए भविष्य के नॉर्डक्विस्ट को ऐसी चीजें पता थी जो केवल वो ही जानता था, जैसे कि उसने अपनी गुप्त चीजों को पहली कक्षा में छिपाया था। दोनों स्वयंवरों में एक ही टैटू था। हालांकि भविष्य में नॉर्डक्विस्ट थोड़ा फीका था। पुरुषों ने नॉर्डक्विस्ट के फोन पर एक सेल्फी खिंचवाई, फोटो जो केवल एक ही नॉर्डक्विस्ट था, जिसे स्पष्ट रूप से मेल लेने के लिए सोचा गया था। 2042 ने दिखाया कि नॉर्डक्विस्ट में अगले 36 वर्षों में कुछ इंच बढ़ने सहित विशेष रूप से देखने के लिए कुछ शारीरिक परिवर्तन थे। 10 अगस्त 1901 को एनी रॉबर्टली और एलेनोर जस्डेन ऑक्सफोर्ड के सेंट ह्यू कॉलेज में वर्साय में एक दिन बिता रहे थे। जैसा कि उन्होंने पेटिट ट्रायन दोनों शिक्षावादियों के लिए खोजा, वे खो गए। उन्हें अजीब लगने लगा जैसे कोई चीज उनकी आत्माओं पर अत्याचार कर रही हो। लंबे हरे रंग के कोट और 3 कोनों वाली टोपियों में 2 पुरुषों ने उन्हें एक पुल के पार निर्देशित किया। जब रॉबर्टी ने 20 शताब्दी में एक महिला को एक स्टूल पर बैठ अटहरते हुए देखा। स्कोचिंग इंग्लैंड में वापस महिलाओं ने रहस्य की जांच की। 18वीं शताब्दी के फ्रांस के बारे में दोनों में से कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए उनके आश्चर्य की कल्पना करें जब उन्होंने मेरी एंटोनी की एक तस्वीर की खोज की और देखा कि ये वही थी जिसे वो रॉबर्टी ने इस कोचिंग में देखा था। रानी उस समय पेटिट ट्रायन के बाहर बैठी थी जब उसे पता चला कि पेरिस की भीड़ वर्साय की ओर बढ़ रही है। महिलाओं को यकीन था कि उन्हें मेरी एंटोनो की यादों के एक भूत का पता चला है। मिस मॉरिसन और मिस लेमॉन्ड के शदम नामों के तहत उन्होंने एक एडवेंचर नामक अपने अनुभवों का एक खाता प्रकाशित किया, जो एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बन गया। ये 1950 तक नहीं था। उस समय तक जॉर्डन और रॉबर्ट दोनों लंबे समय से मृत थे कि सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च के साथ उनके पत्राचार की एक परीक्षा ने साबित कर दिया कि महिलाओं ने अपने शोध के बाद ही अपने खातों में कई विवरण जोड़े थे। माइकल और स्टेफनी रेल्फे की रिपोर्ट है कि भाग्य समय प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया और उनकी 2 महीने की पूर्व लिया, लेकिन चुरा बेटी को सबसे खराब हिस्सा। उनकी वेबसाइट के अनुसार यही बात हमारे साथ भी हो सकती है, हम इसे रोक सकते हैं। हालांकि अपहरण के संकेतों की प्रार्थना और मान्यता के माध्यम से थकावट, खरोच, लापता समय और शरीर के ऐसे क्षेत्र जो काले रंग की रोशनी में देखने पर चमकीले रंग के दिखाई देते हैं। रेल्फे थोड़ा अस्पष्ट था, हालांकि वास्तव में एक विदेशी अपहरण के बाद क्या होता है, लेकिन इसमें शामिल तकनीक की उनकी समझ आश्चर्यजनक रूप से व्यापक है। अमेरिकी सेना द्वारा सहायता प्राप्त एलियन जम्प गेट्स, टेलीपोर्ट्स, वर्म होल, आयाम यात्रा, भगन अनुवाद और यहाँ तक कि समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने के लिए जादू। एलियंस द्वारा परित्यक्त अन्य बुराइयों में टीकाकरण, फ्लोराइड और आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन शामिल है, जो सभी हमारी आध्यात्मिक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाते हैं और शिकारी अति सक्रिय परिजातियों द्वारा किए गए कब्जे के प्रयास से लड़ने में सक्षम होने के लिए हमें कम से कम समझने की क्षमता रखते हैं। बिली रेल्फे के बारे में बात करते हैं।
1932 में जर्मन अखबार के रिपोर्ट्स जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिम ब्रांट ने कथित तौर पर एक कहानी के लिए साक्षात्कार करने के लिए हैम्बर्ग शिपयार्ड का दौरा किया। जब वे जा रहे थे तब उन्होंने विमान के इंजन के ड्रोन को सुना। ऊपर देखते हुए उन्होंने देखा कि आकाश युद्ध के मैदान से भरा है। बमों ने उनके चारों ओर विस्फोट करना शुरू कर दिया और थोड़े समय के भीतर क्षेत्र एक उग्र नरकंकाल बन गया। ब्रांडट ने तबाही की तस्वीरें खींची और दोनों ने हैम्बर्ग में वापस चला गया। लेकिन जब फिल्म विकसित हुई तो हमले का कोई सबूत नहीं था। जोड़ों के संपादक ने पुरुषों पर नशे में होने और उनकी कहानी को झूठ देने का आरोप लगाया। बाद में हटन लंदन चले गए, जहां उन्होंने माना जाता है कि 1943 में हैम्बर्ग में रॉयल एयरफोर्स के छापे के बारे में एक अखबार की कहानी देखी गई थी। साथ ही तस्वीरों ने शिपयार्ड को वैसे ही दिखाया जैसे उसने और ब्रांट ने 11 साल पहले देखा गया था। RAF ने वास्तव में 1943 में बम हैम्बर्ग ऑपरेशन गोमोराह के रूप में ज्ञात छापे की एक श्रृंखला में लगभग 550 से 600 बमों ने एक शहर को आग्नेयास्त्र में बदल दिया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। यह द्वितीय विश्व युद्ध का एक मुख्य शहर का पहला व्यापक विनाश था। और आखिरी किसी ने हटन और ब्रांड के बारे में सुना। सिएटल के वकील एंड्रयू बासगिया का कहना है कि जब वो एक बच्चे थे तो वो और विलियम स्टिंग्स संयुक्त राज्य सरकार के समय यात्रा कार्यक्रम में क्रोनोनोट्स थे, जिसे प्रोजेक्ट पेगासस कहा जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य 3 गुना था। पृथ्वी को अंतरिक्ष से खतरों से बचाने के लिए, मंगल ग्रह पर क्षेत्रीय संप्रभुता स्थापित करने के लिए और हमारी उपस्थिति के लिए मार्शियन मानवों और जानवरों को आरोपित करना। बोस्गो और स्टिलिंग्स के दावे का सबसे अच्छा हिस्सा हालांकि ये है कि उनके साथ समय यात्रियों में से एक 19 वर्षीय बराक ओबामा के अलावा कोई नहीं था, जो कि बैरी सिटेरो नाम से गया था। 1980 में कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ सिस्कियस एक वास्तविक संस्था में उनके मंगल प्रशिक्षण वर्ग से 3 पुरुष और 7 अन्य युवाओं ने निकोला टेस्ला के अपार्टमेंट में पाए गए तकनीकी कागजात पर मॉडलिंग की। उनकी मृत्यु के बाद वे एक सुरंग में दीप्तिमान ऊर्जा के एक क्षेत्र के माध्यम से कूद गए और जब सुरंग बंद हो गई तो उन्होंने अपने गंतव्य पर खुद को पाया। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है कि ओबामा कभी मंगल पर गए थे। उसकी छोटी कमर, बड़े स्तन और गुड़िया जैसी विशेषताओं के साथ वेलोरिया को वास्तविक जीवन में बारबी कहा जाता है। हालांकि वो जोर देकर कहती है कि वो वास्तव में एक विदेशी समय यात्री है जो दुनिया को सतीपन से बचाने के लिए पृथ्वी पर आती है। यूक्रेन में जन्मी लुकियानोवा, जो कहती हैं कि उनका आध्यात्मिक नाम अमात्यू है, उसने 2012 में अपने 20 मिनट के वीडियो स्पेस बारबी के साथ इंटरनेट प्रसिद्धि को गोली मार दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो यहाँ भूमिका से हमारी मदद करने के लिए आई हैं, मानव उपभोक्ता मानव देवता की भूमिका के लिए। लियाना नोवा ने कहा कि वो 12 या 13 साल की उम्र से अन्य आयामों से आत्माओं को देखना शुरू कर दिया था और अपने शरीर से बाहर अन्य ग्रहों और ब्रह्मांडों की यात्रा करने की क्षमता विकसित की। वो इन अन्य प्राणियों के साथ मौखिक रूप से नहीं बल्कि प्रकाश की भाषा में संवाद करती हैं, जबकि वो पहले ही अपनी सूक्ष्म यात्राओं के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित कर चुकी हैं। लुकियानोवा का असली लक्ष्य एक पॉप स्टार बनना है। क्या आप मानते हैं कि समय यात्रा संभव है? यदि ये संभव है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमेशा की तरह अगर आपको मजा आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ प्यार भी दिखाएं। हमारी सभी अमेजिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।